गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में हमने नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में देखा और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब देखो जो इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी है वो है उसका एसिडिक नेचर। क्यों एसिडिक नेचर होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो नाइट्रिक एसिड का एसिडिक नेचर इसलिए होता है क्योंकि वो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ नाइट्रिक एसिड देख रहे हो ये डिकम्पोज हो रहा है तो H प्लस और NO3 माइनस हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन बना रहा है। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। ठीक, अब देखो हाइड्रोनियम आयन बनता है या H प्लस बनता है तो ये कौन से कैरेक्टर को शो कर रहा है? ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 उसमें पहला इंपॉर्टेंट क्या है? उसका एसिडिक नेचर। ठीक, क्यों? ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन या ये कह सकते हो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अगला क्या है? एक्शन ऑन मेटल। अगर ये मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो जब ये मेटल से रिएक्शन करता है तो रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? रिस्पेक्टिव नाइट्रेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। जब ये मान लो ये M फॉर मेटल, जब ये किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है रिस्पेक्टिव नाइट्रेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे मान लो रिस्पेक्टिव नाइट्रेट और नेसेंट हाइड्रोजन बने हैं तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है रिडक्शन की, रिड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है रिडक्शन की, तो ये क्या करता है? रिडक्शन प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, और क्या बनाता है? रिडक्शन प्रोडक्ट और वाटर। थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब वो एक्शन ऑन मेटल होता है, जब ये मेटल से रिएक्शन करता है तो रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाता है और नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा तो हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी होती है? रिड्यूस करने की, यानी ये रिडक्शन करवाता है। तो जब ये रिडक्शन करवाता है तो रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है और वाटर बनता है। इतनी बातें ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमने जिंक है, एक मेटल है, अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे तो कुछ और होगा और डाइल्यूट के साथ करेंगे तो कुछ और बनेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करें रिएक्शन या डाइल्यूट के साथ करें, एक चीज कॉमन है। क्या? मेटल नाइट्रेट और वाटर। ठीक, दोनों में एक चीज कॉमन है कि मेटल नाइट्रेट और वाटर बनाएंगे। जैसे जिंक का HNO3 से करेंगे जिंक नाइट्रेट, वाटर और NO2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये दो प्रोडक्ट तो कॉमन हो गए, ये और ये, चाहे डाइल्यूट के साथ कराओ या हमारा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराओ। अगर डाइल्यूट के साथ कराओगे तो ये दो प्रोडक्ट कॉमन हो गए और क्या बनेगा? यहाँ NO2 बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ N2O बन रहा है। ये वाली गैस ब्राउन कलर की होती है, ये कलर गैस होती है। हमने क्या बोला कि जब एक्शन ऑन मेटल की बात करते हैं तो जब HNO3 मेटल से रिएक्शन करता है तो उसके रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। अब हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी होती है? रिडक्शन कराने की, तो ये रिडक्शन करा के रिड्यूसिंग प्रोडक्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जैसे HNO3 जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो रिड्यूसिंग प्रोडक्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। अब अगर एक्शन ऑन मेटल की बात करें तो जिंक जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करेगा तो मेटल का नाइट्रेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। यही काम डाइल्यूट HNO3 भी करेगा, मेटल का नाइट्रेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि ये NO2 बना रहा है, ये N2O बना रहा है, ये ब्राउन कलर की गैस है, ये कलरलेस गैस है। तो दो प्रोडक्ट तो कॉमन होते हैं और तीसरा क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ देखो कॉपर भी एक मेटल है, यहाँ कॉपर मेटल है। यहाँ जब डाइल्यूट से करेगा तो दो प्रोडक्ट कॉमन हो गए, रिस्पेक्टिव नाइट्रेट ऑफ द मेटल्स और वाटर। ये NO बना रहा है और ये NO2 बना रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें वैसे और मेनली एक्शन ऑन मेटल की बात करें तो जब भी मेटल HNO3 से रिएक्शन करेगा तो मेटल के नाइट्रेट बनाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा और वो नेसेंट हाइड्रोजन क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा और रिडक्शन करा के रिडक्शन प्रोडक्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन
करेगा। जैसे आप यहां देख सकते हो, चाहे कोई भी मेटल हो, दो प्रोडक्ट कॉमन है, मेटल के नाइट्रेट और वाटर, और बाकी क्या है, तीसरा हमारा डिफरेंट होगा। ये क्या मैंने लिखा है, क्रोमियम एल्युमिनियम दे डू नॉट डिसॉल्व HNO3 इन HNO3 एसिड। क्रोमियम और एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, क्यों, बिकॉज दे फॉर्म पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। क्यों, क्योंकि वो ऑक्साइड की एक लेयर, एक फिल्म बना लेते हैं अपने सरफेस पे। ठीक, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, क्या कि वाई क्रोमियम इन क्रोमियम दे डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3, वाई क्रोमियम एंड एल्युमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड का, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज दे फॉर्म पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्वा रेजिया, तो जब HNO3 और HCl को 1:3 में लेते हैं तो जो बनता है उसको एक्वा रेजिया कहते हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं HNO3 की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इतना समझ लिए, ये ध्यान देना कि जब एक्शन ऑन मेटल की बात करते हैं तो जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, मेटल के नाइट्राइड और नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा। और जो नेसेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो रिडक्शन होता है ना, तो जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, और वाटर बनाएगा। और जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो दो प्रोडक्ट कॉमन होंगे, वो है रिस्पेक्टिव मेटल नाइट्राइड और वाटर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं आगे क्या। इसको आप नोट कर लो, यही आपका नोट्स है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, ठीक है। देखो बच्चों, अगला है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। उसमें पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। जैसे यहाँ आयोडीन है, आयोडेट में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। हम जानते हैं कि एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो 0 से 5 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, इसका एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिया, I2 + HNO3 गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल की। ये नॉन मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इसकी रिएक्शन है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ सल्फर एलिमेंटल स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यहाँ भी 0, 0 से +6 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इसके रिएक्शन है। ठीक, अब देखो दोनों में कॉमन चीज है कि ये देखो, यहाँ पे ये देखो और ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, कॉमन है। मतलब नॉन मेटल का जब ऑक्सीडेशन होगा, ये रिएक्शन याद करने के लिए ट्रिक भी बोल सकते हो, तो दो कॉमन प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ भी मैंने एक नॉन मेटल लिया है, ठीक, फॉस्फोरस है, फॉस्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, दो कॉमन प्रोडक्ट। ठीक, तो जहां पे भी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या लेते हैं कि जहां पे भी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, दो कॉमन प्रोडक्ट बनेंगे, एक NO2 बन रहा है, एक वाटर बन रहा है, और ये सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट, ये टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एक होता है जिसको कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, एग्जामिनर भी इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे कि व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट गिव दिस टेस्ट। जितने भी नाइट्रेट के सॉल्ट है ये टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। करते क्या है समझो। एक ऐसे हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लेते हैं, कोई भी सैंपल ले लेते हैं। सैंपल ले लिया हमने, सैंपल किसका लेंगे, सॉल्ट कंटेनिंग नाइट्रेट। ऐसे सॉल्ट का सैंपल लेंगे जिसमें नाइट्रेट ऑलरेडी हो। उसके बाद इसमें हम डालेंगे FeSO4। क्या डालेंगे, FeSO4। कुछ टाइम तक मिक्स होने देंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद इधर से हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, यहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनेगी, यहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनेगी। अगर ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है तो ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है, कंफर्म प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्ट।
अगर ब्राउन रिंग बनता है तो ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि उसमें नाइट्रेट आयन है। अब उसमें नाइट्रेट आयन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी वजह से ये ब्राउन रिंग बनता है। कैसे बनता है? सैंपल लेंगे, सैंपल किसका लेंगे? जिसके पास नाइट्रेट हो, ठीक। उसके बाद इस सैंपल में FeSO4 डालेंगे, डाल दिया हमने, थोड़े टाइम तक मिक्स होने देंगे। FeSO4 डालने के बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे यहाँ पे एक ब्राउन रिंग बन जाएगी, ठीक। अब ये ब्राउन रिंग जो बन रही है, ठीक, ये इस बात का सबूत है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन इस बात का सबूत है कन्फर्म ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्ट। मतलब इस सॉल्ट में क्या है? नाइट्रेट आयन है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट कैसे टेस्ट करते हैं एग्जामिनर भी पूछता है, जो आएगा आपका प्रैक्टिकल लेने, और बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। यूजेस देखो, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ TNT। TNT एक एक्सप्लोसिव होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई नाइट्रोटोलिन जो है, अगर इसके फॉर्मूला की बात करो तो फॉर्मूला ये होता है, हमने लिख दिया, ये टोलिन हो गया, ठीक, ये ट्राई नाइट्रोटोलिन हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसी तरह इसका फॉर्मेशन हम करते हैं पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन में। इसका यूज किस में करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ एक्वेरेजिया। तो ये सारी चीजें हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल है, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट है, फॉर्मेशन ऑफ TNT है, पिक्रिक एसिड है। TNT एक एक्सप्लोजिव होता है जिसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में अगर बात करें तो वो है ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि श्योरली आता है एग्जाम में भी, और जब प्रैक्टिकल लिखोगे या एग्जामिनर आएगा तो पूछ सकता है हाउ यू आर गोइंग टू कंफर्म द नाइट्रेट आयन इन एनी सैंपल। तो बोलोगे वी आर गोइंग टू डू ब्राउन रिंग टेस्ट। और अगर पूछ देगा ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, ठीक। देखो बच्चों, अगला कंपाउंड है हमारा फास्फोरस, ठीक है। ये जो फास्फोरस होता है इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। अब फास्फोरस के 3 आइसोटोप्स हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। इसकी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि इजी भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। पहला देखो, व्हाइट फास्फोरस, नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। व्हाइट फास्फोरस का नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है, मोम की तरह सॉलिड होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि कैन कट बाय नाइफ, ठीक। क्या है कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड एंड कैन कट विथ नाइफ। अगला पॉइंट क्या है कि पॉइजनस होता है, ठीक। केमिल्यूमिनेसेंट। केमिल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या होता है कि अंधेरे में ये चमकता है। केमिल्यूमिनेसेंट मतलब होता है अंधेरे में ये चमकता है। उसके बाद मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ये फास्फोरस का सबसे मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। अगर इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो P4O10 बनाता है, जो कि व्हाइट कलर का फ्यूम है। क्या है? व्हाइट फ्यूम। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। देखो 0 से -3 और 0 से +1, यानी रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये है व्हाइट फास्फोरस की कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल है, फिजिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं रेड फास्फोरस की। तो जब व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में हिट करते हैं तो ये रेड फास्फोरस में चेंज होता है। क्या? व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में हिट करते हैं तो रेड फास्फोरस में चेंज होता है। इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच तो बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ कोई
बॉन्ड नहीं होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। अब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने के वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ये सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस, ठीक, व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा स्टेबल होता है, डज नॉट शो केमिल्यूमिनेसेंट, केमिल्यूमिनेसेंट शो क्यों नहीं करता, क्योंकि ये अंधेरे में चमकता या ग्लो नहीं करता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, does not undergo disproportionation reaction, disproportionation वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, वो रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो ये ऐसा शो नहीं करता। ब्लैक फास्फोरस दो तरह के होते हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस। जब रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पे हीट करते हैं तो अल्फा फास्फोरस बनता है। जब व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर और वेरी हाई प्रेशर 4000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गर्म करते हैं तो बीटा फास्फोरस बनता है। जो रेड फास्फोरस होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक, जो रेड फास्फोरस होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर इसके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे कम व्हाइट, उसके बाद रेड और सबसे ज्यादा ब्लैक। तो बेटा ये था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस। अब अगला टॉपिक है फॉस्फीन, जो कि सिलेबस में अब नहीं है, इस साल हटा दिया गया, तो इसको पढ़िए, नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स अगर भेज नहीं पाता तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।